हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमन सुथार एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल। ठीक है, जुलाई इज़ वेरी नियर और हमारे जो एनसीईआरटी बेस्ड 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ है वो भी बहुत ही जल्दी कंप्लीट होने जा रही है। एंड उस सीरीज़ का आज ये 9th पार्ट है, 9th वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं। और इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12th के जो 9th चैप्टर है, स्ट्रेटजीज़ फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, इसको कवर करेंगे। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, उस पर आपको हमारे सभी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे और भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जो भी नीट के रिगार्डिंग है, मेडिकल कॉलेजेस के रिगार्डिंग है, वो आपको वहाँ पे अवेलेबल हो सकती है। तो प्लीज़ डू ज्वाइन स्टडी स्किल सक्सेस चैनल। सो आज का वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग का क्या मतलब होता है? दो काफ़ी क्लोज रिलेटेड इंडिविजुअल्स के अंदर ब्रीड करवाना, को आपस में ब्रीड करवाना, जिनकी विद इन सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन। एक ही ब्रीड के दो इंडिविजुअल्स जो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड होते हैं और 4 5 या 6 जनरेशन तक उनको लगातार ब्रीड करवाना। मेटिंग बिटवीन मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स विद इन द सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन। ठीक है, और इसमें इनब्रीडिंग में किया क्या जाता है कि हर बार जो प्रोजेनी या संतति पैदा होती है उसमें सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल को, यानी कि बेटर कैरेक्टर वाले मेल और फीमेल को चूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर उनका आपस में फिर से ब्रीड करवाए जाते हैं। इस तरीके से कई जनरेशन तक ब्रीड करवाते हैं। तो इससे हमें प्योर लाइन तो मिल सकती है। प्योर लाइन इन द सेंस कि ऐसे जिसमें कि सारे के सारे करेक्टर्स एक जैसे हों और मोस्ट ऑफ करेक्टर्स जो होते हैं होमोजाइगस हों। लेकिन इसकी एक सबसे बड़ी नुकसान जो है इनब्रीडिंग का, वो ये होता है कि इनब्रीडिंग से फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी, एनिमल की जो फर्टिलिटी है, एनिमल हो सकता है कि 4 या 5 जनरेशन के बाद में वो एनिमल फर्टाइल ना रहे। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ पर रह जाएगा, यूजुअली रिड्यूसेस फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब यही होता है कि हालांकि हर बार सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल को, अच्छे गुणों वाले मेल और फीमेल को चूज़ किया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ जनरेशन के बाद में उनमें ऐसे करेक्टर्स आ जाते हैं जो कि बेटर नहीं होते हैं और उन करेक्टर्स को हम अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे कि फर्टाइल ना होना। और इसको दूर करने के लिए, यानी कि ये जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन है, इसको दूर करने के लिए क्या किया जाता है? 4 से 5 जनरेशन के बाद में इनब्रीडिंग जब करवाई जा रही है, उसके बाद में उसका क्या करवा दिया जाता है? आउट क्रॉस। विच मीन्स कि 4 से 5 जनरेशन तक लगातार ये नहीं होने के बाद में उसे फीमेल का किसी ऐसे मेल के साथ में ब्रीड करवा दिया जाए जिनकी पिछली 6 7 जनरेशन तक कोई भी कॉमन एंसेस्टर ना रहा हो, उसी ब्रीड का हो लेकिन कोई कॉमन एंसेस्टर ना हो, तो उसके साथ में मेटिंग करवा दी जाती है। इस प्रोसेस को कहा जाता है आउट क्रॉस, जिससे कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। ठीक है, तो 241 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर कहते हैं कि एक्वाकल्चर के अंदर मॉस्किटोज का कल्चर नहीं किया जाता है। एक्वाकल्चर के अंदर एक्वेटिक फ्लोरा और फौना, यानी कि बेसिकली फिशेस हो गई, मोलस्कन्स हो गए, एक्वेटिक प्लांट्स हो गए, इन सभी को मिला करके एक साथ हार्वेस्टिंग की जाती है, उनको पैदा किया जाता है। और उन सभी में मेनली वो फ्लोरा और फौना जो कि कमर्शियली इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, सीरीकल्चर में फिशेस का नहीं होता है, सीरीकल्चर में सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म का नाम भी हम ध्यान रखेंगे, बॉम्बिक्स मोराई। सिल्क वॉर्म या बॉम्बिक्स मोराई जो होती है उसकी कल्चर की जाती है। और पीसीज कल्चर, नाम से पता चल रहा है पीसी, पीसीज जो होती हैं वो फिशेस की होती है, जनरली जो एडिबल फिशेस होती है, जिन फिशेस को हम खाते हैं उनको कल्चर किया जाता है। एपीकल्चर एकदम करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। एपीकल्चर इज द कल्चर ऑफ हनी बी। हिंदी में डायरेक्ट क्लियर ही पता चल रहा है मधुमक्खी पालन, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स? बर्ड्स के अंदर मिलने वाली वायरल डिजीज, वैसे देखा जाए तो ये तीनों ही डिजीजेज जो है बर्ड्स में मिल सकती है। ऑप्शन नंबर ए में करेक्शन, यहाँ पे एंथ्रा नहीं है, इट इज एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स पोल्ट्री में हो सकती है, बाकी जनरली ये कैटल्स में होने वाली डिजीज़ है। और एंथ्रेक्स जो है ये होती है आपके एक बैक्टीरिया बैसिलस एंथ्रेसिस के थ्रू। ठीक है, बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस। तो एंथ्रेक्स जो है बैक्टीरियल डिजीज़ है,
ये वायरल डिजीज़ नहीं है। रानीखेत मुर्गों में होने वाली डिजीज़ है पोल्ट्री के अंदर, और ये आपकी रानीखेत होती है पैरामिक्सो वायरस के थ्रू। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपके कौन सा हो जाएगा, रानीखेत। इसी के साथ में बाकी की भी देख लेते हैं। कॉक्सीडियोसिस जो होती है ये भी पोल्ट्री वालों मुर्गे वगैरह इन्हीं में होती है, और ये होती है एक आइमेरिया करके एक प्रोटोजोन होता है उसके कारण। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, रानीखेत। और रानीखेत का कॉजिंग एजेंट क्या होता है, पैरामिक्सो वायरस। यहाँ पे ऑप्शन ए लिखा हुआ है, ये गलत होगा। ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज़ मिल्क ब्रीड ऑफ कैटल, यानी कि जिसमें हाईएस्ट मिल्क ब्रीडिंग जो है वो कौन सा है, सुरती मुर्रा, सहीवाल एंड गिर, लोही बरखवाल, काठियावाड़ी और स्पीति। ये सारे के सारे जो है कैटल की ब्रीड है, ये हमें ध्यान रखनी है। और इन सब में सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूसिंग जो है वो आपके कौन से हैं, सहीवाल और गिर काउस, या सहीवाल और गिर कैटल्स। इजी क्वेश्चन था। हाई मिल्क यील्डिंग वेराइटीज ऑफ काउज आर ऑब्टेन्ड बाय, काउस के लिए ज़्यादा दूध देने वाली जो वेराइटीज़ होती है उनको कैसे ऑब्टेन किया जाता है, इसके लिए एक प्रॉपर टेक्निक है जिसे कहा जाता है MOET। MOET की फुल फॉर्म क्या है, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्निक। ठीक है, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्निक। इसमें A, B और C इन तीनों को काम में लिया जाता है। बेसिकली किया क्या जाता है, एक बेटर कैरेक्टर्स वाली फीमेल काऊ को लिया जाता है जो ऑलरेडी हाई यील्डिंग है, जिससे कि ऑलरेडी हाई ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूसिंग काऊ है। उस काऊ को कुछ हार्मोन्स दे दिए जाते हैं जैसे कि FSH, क्योंकि FSH हार्मोन जो होता है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन। ठीक है, ओव्यूलेशन के लिए ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। जनरली एक काऊ जो होती है एक हर साइकिल के दौरान एक ही एग रिलीज़ करती है, लेकिन क्योंकि उसे आर्टिफिशियली हार्मोन्स दे दिए जाते हैं, फॉलिक्यूल मैच्योरेशन, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ईच साइकिल के दौरान वो क्या करती है, 6 से 8 एग्स जो होते हैं पर साइकिल रिलीज़ करती है। तो 6 से 8 एग्स पर साइकिल रिलीज़ करना, ये प्रोसेस कहलाता है सुपर ओव्यूलेशन। ठीक है, अब इस काऊ की जो मेटिंग है या इस काऊ को आर्टिफिशियली इंसेमिनेट किया जाता है एक ऐसे बुल के साथ में जो डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स का बुल होता है, उससे लेकर के इसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेट कर दिया जाता है। अब इस काऊ का जो फर्टिलाइज्ड एग है, ठीक है, जनरली क्या किया जाता है कि ये इंसेमिनेशन आउटसाइड द सेल बॉडी भी करवा सकता है, इनसाइड द बॉडी भी करवा सकता है। ठीक है, लेकिन क्या किया जाता है कि इसका जो एग फर्टिलाइज्ड एग होता है, यानी कि जो जाइगोट होता है, वो जाइगोट जब 8 से 32 सेल स्टेज के अंदर होता है, उसी टाइम पीरियड पे उसे पेरेंटल एक्चुअल काऊ से निकाल करके अदर सरोगेट मदर के अंदर क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है, सरोगेट काऊ के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब जो जेनेटिक काऊ है उसे थोड़े टाइम पीरियड के बाद में वापस से क्या दिया जाएगा, FSH हार्मोन, फिर से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, एंड फिर से जो जाइगोट होगा इट विल बी ट्रांसफर टू अ सरोगेट मदर। इस तरीके से तीनों टेक्निक्स मिला करके काम में लिया जाता है, और कंबाइंड फॉर्म में इसको कहा जाता है मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। इन तीनों को काम में लिया जाता है फॉर प्रोड्यूसिंग हाई यील्ड वेराइटी ऑफ हाई मिल्क यील्डिंग वेराइटी ऑफ काउस। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। ओके, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये पहले भी हम कर चुके हैं। इसका आंसर रहेगा एपिकल्चर हनी बी। when breeding is between animals of the same breed, ठीक है, it is called what, and while crosses between the different breed, अगर सेम ब्रीड के अंदर करवाई जा रही है और वो क्लोजली रिलेटेड हैं तो इसे कहा जाता है इनब्रीडिंग। ठीक है, और जबकि अगर डिफरेंट ब्रीड्स होती हैं तो इसे कहा जाता है बेसिकली आउटब्रीडिंग। ठीक है, तो इनब्रीडिंग एंड आउटब्रीडिंग। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आउट ब्रीडिंग के अंदर भी 2-3 तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पर एक चीज़ होती है आउट क्रॉसिंग या आउट क्रॉस करवाना। आउट क्रॉस का मतलब क्या होता है कि सेम ब्रीड रखते हैं, लेकिन ब्रीड सेम होती है, लेकिन उन मेल और फीमेल जो कैटल चूज़ किए जा रहे हैं उनमें पिछली 4 से 5 जनरेशन तक कोई भी कॉमन एंसेस्टर नहीं होता है,
उसे कहा जाता है आउट क्रॉस। टर्म्स को ध्यान रखेंगे, आउट ब्रीडिंग अलग है, आउट क्रॉस अलग है, ठीक है। एक टर्म यहाँ पर और आती है, उसको कहते हैं क्रॉस ब्रीड। क्रॉस ब्रीड का मतलब सीधा सा है कि मेल जो होता है एक अलग ब्रीड का होगा और फीमेल जो होगी वो क्या होगी, एक अलग ब्रीड की होगी। तो इन टर्म्स को ध्यान रखेंगे। 247 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इंडिया एंड चाइना हैव मोर देन 70% ऑफ वर्ल्ड लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन एंड प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड फार्म प्रोडक्ट्स, ठीक है। एक सीधा सीधा फैक्ट के बेस पे क्वेश्चन है ये। 70% से ज़्यादा हमारे पास में टोटल वर्ल्ड का लाइफ स्टॉक है, टोटल जो पशु हैं वो है, लेकिन जो प्रोडक्शन है बेसिकली वो ऑलमोस्ट कितना कितना है हमारा 25% जो है वो, ठीक है। 248 का क्वेश्चन का आंसर रहेगा 25% के अराउंड ही इंडिया और चाइना मिलकर के क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन। सो काफ़ी स्कोप है अभी भी कवर करने के अंदर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यू ब्रीड ऑफ शीप डेवलप्ड बाय क्रॉस बिटवीन बीकानेरी ईयूज एंड मेरिनो रैम्स। ईयूज जो होती हैं वो आप ईयूज नहीं, सॉरी, इसे टर्म कहा जाता है यूज। यूज जो होती है वो होती है आपके फीमेल शीप, और रैम्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं, मेल जो होते हैं वो। इनमें से कौन सी स्पीशीज़ जो है वो है। तो सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है एनसीईआरटी बेस्ड आपके, कि हिसारडेल जो है ये एक पंजाब रीजन की शीप जो है डेवलप की गई थी, जिसे बीकानेरी यूज और मेरिनो रैम्स को यूज़ करते हुए बनाया गया था, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, हिसारडेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज ट्रांसफर्ड टू सरोगेट मदर्स इन लाइफ स्टॉक ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। एमओईटी की हमने बात की थी, ठीक है। एमओईटी के अंदर हमने बात की थी कि पहले उसे एफएसएच हार्मोन दिया जाता है, फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाया जाता है, उसके बाद में जो जाइगोट होता है उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं सरोगेट मदर के अंदर, और जाइगोट का ट्रांसफ़र जो होता है वो किया जाता है लगभग, ये जब एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होता है 8 से 32 सेल्स जब इसके अंदर हो जाती है, ठीक है। हम थोड़ी देर पहले इसके बारे में बात कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्रीडिंग इज इनकरेक्ट। फ्रेंड्स यहाँ पे ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जब ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्या पूछना चाह रहा है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट और विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। क्योंकि जब हम एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं तभी इनकरेक्ट और करेक्ट दोनों एक जैसे दिखते हैं, प्रेशर के अंदर ये पता नहीं चलता, ठीक है। बाय इन ऑप्शंस को देख लेते हैं। बाय इन ब्रीडिंग प्योर लाइन्स कैन नॉट बी इवॉल्व, ये फर्स्ट ऑप्शन ही गलत है, क्योंकि इन ब्रीडिंग करवा करके यहाँ पे हम मेंडल का जो प्रोसेस था, मेंडल का जो प्योर प्लांट्स लेने का या होमोजाइगस प्लांट्स लेने का जो प्रोसेस था, कि हर बार टॉल और टॉल की आपने क्रॉस करवाया और उसमें से जो भी टॉल प्लांट्स थे उनको चूज़ किया, ठीक है, लंबे पौधों को चूज़ करते गए, तो 7-8 जनरेशन के बाद में हमें क्या मिलने लग जाते हैं, प्योर टॉल प्लांट्स। यानी कि जितने भी प्लांट्स मिल रहे हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, होमोजाइगस। प्योर लाइन का मतलब वो अपने कैरेक्टर को लेकर के कैसे हैं, होमोजाइगस। तो उसी तरीके की प्योर लाइन जो है एनिमल्स के अंदर भी प्राप्त की जा सकती है, एनिमल्स में भी अचीव की जा सकती है, और उसका प्रोसेस यही है कि इनब्रीडिंग करवाया जाए। तो ऑब्वियसली इनब्रीडिंग करवा करके प्योर लाइन को अचीव किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है। बाकी के 3 ऑप्शंस भी देख लेते हैं। कंटिन्यूड इनब्रीडिंग स्पेशली क्लोज्ड इनब्रीडिंग रिड्यूसेस फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, सही है ये, ठीक है। क्रॉस इनब्रीडिंग से प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। क्रॉस ब्रीडिंग अलाउज डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ ऑफ 2 डिफरेंट ब्रीड्स। क्रॉस ब्रीड की हमने बात की थी। क्रॉस ब्रीड का मतलब ही क्या होता है, 2 अलग अलग ब्रीड के बीच में क्रॉस करवाना। फीमेल, सुपीरियर फीमेल ऑफ वन ब्रीड एंड सुपीरियर मेल ऑफ अनदर ब्रीड, 2 अलग अलग ब्रीड के मेल और फीमेल को लिया जाता है और उनको क्रॉस करवाया जाता है। इन ब्रीडिंग एक्सपोजेस हार्मफुल रिसेसिव जीन्स दैट आर एलिमिनेटेड बाय सेलेक्शन। ये तो एक बहुत ही कॉमन रिस्क है इन ब्रीडिंग का, कि कई बार क्या होता है जब इन ब्रीडिंग करते हैं तो रिसेसिव जीन्स, यानी कि जो अप्रभावी जीन होते हैं, जो जनरली अपने आप को शो नहीं करते हैं, लेकिन इनब्रीडिंग करवाई जाती है क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स के बीच में, तो वो रिसेसिव जीन जो होते हैं वो होमोजाइगस कंडीशन में आ जाते हैं और वो अपना प्रभाव है, अपना इफेक्ट है, शो कर देते हैं। तो जो गलत ऑप्शन है वो आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। 251 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। 252 में भी पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। हैप्लॉइड कल्चर टेक्निक वॉज डेवलप्ड बाय गुहा एंड माहेश्वरी। यस,
इंडियन साइंटिस्ट थे गुहा और माहेश्वरी। इन्होंने टबैको जो होता है, सॉरी, इन्होंने धतूरा प्लांट जो है, धतूरा के स्टेमन्स जो होते हैं, एंड्रोशियम को लिया था, स्टेमन पोलन ग्रेन्स को लिया और उनका कल्चर किया, ठीक है। और पोलन ग्रेन को कल्चर करके इन्होंने पूरा का पूरा हैप्लॉइड प्लांट बनाया था। तो फर्स्ट हैप्लॉइड प्लांट जो है या फर्स्ट हैप्लॉइड कल्चर जो है वो सक्सेसफुली किसके द्वारा किया गया था? इंडियन साइंटिस्ट है गुहा और माहेश्वरी। अ लाइन या प्योर लाइन कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल रिलेटेड बाय डिसेंट एंड विथ सिमिलर जीनोटाइप। हम एक लाइन या प्योर लाइन की बात करते हैं तो उसमें ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि सिमिलर जीनोटाइप के होते हैं और वो सेम जीनोम ग्रुप रखते हैं, उन्हीं को ही क्या कहा जाता है? लाइन ग्रुप या प्योर लाइन कहा जाता है। म्यूटेशन या उत्परिवर्तन सडन होते हैं, हेरिटेबल होते हैं, ठीक है। दोनों ही लाइन सही है कि दीज आर सडन एंड हेरिटेबल चेंजेस इन एन ऑर्गेनिज्म ऑफ एन इन एन कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये भी सही है कि म्यूटेशन या उत्परिवर्तन जो होती है अचानक से होते हैं और नेक्स्ट प्रोजेनी के अंदर ट्रांसफर हो सकते हैं। तो सारे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। तीनों लाइन्स जो हमारी क्या है? सही है। द बिगेस्ट कंपल्शन ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इज, इसे आप कंपल्शन कह सकते हैं यहाँ पर, या फिर यहाँ पर एक और टर्म काम में लिया जा सकता है, दैट इज कॉन्स्ट्रेंट, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर यही टर्म काम में ली गई है। कॉन्स्ट्रेंट, हिंदी में कॉन्स्ट्रेंट का मतलब होता है रुकावट या प्रतिबंध, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि हो सकता है हिंदी की टर्म्स कुछ अलग अलग हो जाए। तो ऑप्शंस में देख लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लांट ब्रीडिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। ट्रेंड मैन पावर, ट्रेंड मैन पावर ज़रूरी है लेकिन सबसे बड़ा कॉन्स्टेंट नहीं है। ट्रांसफ़र ऑफ जीन्स फ्रॉम अनरिलेटेड सोर्सेज, प्लांट ब्रीडिंग के अंदर अनरिलेटेड सोर्सेज से नहीं होते। जो जो प्लांट आपने चूज़ किए हैं, जो मेल आपने चूज़ किया है, जो फीमेल प्लांट आपने चूज़ किया है, उनसे ही जीन्स का ट्रांसफ़र होगा और कहीं से तो सडन ट्रांसफ़र तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ डिज़ायरेबल जीन्स इन द क्रॉप एंड इट्स वाइल्ड रिलेटिव्स, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली हम एनसीईआरटी की लाइन पे डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी जो है, लैंग्वेज जो है थोड़ी सी गलत है। एनसीईआरटी क्या कहती है कि कन्वेंशनल ब्रीडिंग जो होती है इट इज़ ऑफन कॉन्स्ट्रेंड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ लिमिटेड नंबर of disease resistant genes that are present and identified in various crop varieties और their wild relatives। यानी कि जब कन्वेंशनल ब्रीडिंग होती है, कन्वेंशनल ब्रीडिंग कौन सी थी कि आपने एक दो अच्छी क्वालिटी का मेल प्लांट लिया, अच्छी क्वालिटी का फीमेल गाइनोशियम लिया, उनको आपस में क्रॉस करवा दिया, फिर उनको सेलेक्ट कर लिया, उन जो भी उनके बीज बने उन सभी बीजों को ग्रो करवाया, ग्रो करवाने के बाद में हाइब्रिडाइजेशन करवाया, हाइब्रिडाइजेशन सीड बने, मान लीजिए आपको 100 सीड मिले, टोटल 100 के 100 सीड्स को ग्रो करवा दिया, फिर उन 100 में से जो भी बेटर क्वालिटी के प्लांट्स हमें दिखे उन सभी को सेलेक्ट कर लिया, वापस से सेम प्रोसेस, अच्छी क्वालिटी के मेल और फीमेल का आपस में क्रॉस करवा दिया, फिर इसे कहा जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, फिर उनको ग्रो करवाया, फिर सिलेक्शन, और इस तरीके से करते 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 कुछ जनरेशन के बाद में 6 7 8 जनरेशन के बाद में हमें एक बेटर क्वालिटी की बेटर वैरायटी मिल जाती है, जिससे कि आप क्रॉप, पुराने टाइम पे क्रॉप प्लांट्स को इसी तरीके से डेवलप किया जाता था और इस प्रोसेस में आराम से 8 से 10 साल लग जाते थे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि जैसे जो डिजीज़ रेजिस्टेंट है या फिर किसी जैसे कि ड्रॉट रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंट या जो प्रतिरोधी पादप होते हैं, ठीक है, उनका बनना नहीं हो पाता है क्योंकि रेजिस्टेंट जीन जो होते हैं आप सिलेक्शन कर रहे हो उन्हीं प्लांट में से जिनको आप ग्रो करवा रहे हो, और रेजिस्टेंट वैरायटी जनरली वाइल्ड में मिलती है, ना कि क्रॉप प्लांट के अंदर। ऑब्वियस बात है, जो जंगल में ग्रो कर रहे हैं उनमें प्रतिरोधक क्षमता या रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा होती है, और जिसे आप ग्रो करवा रहे हो क्रॉप प्लांट्स को, वो तो पालतू की तरह हो गए, उनके अंदर रेजिस्टेंस कैपेसिटी क्या होती है? कम होती है। तो लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी में एक टर्म आनी चाहिए यहाँ पे, लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ डिज़ायरेबल जीन्स इन द क्रॉप एंड इट्स वाइल्ड रिलेटिव्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी दिया हो जबकि इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी। शरबती सोनारा वैरायटी जो है ऑफ व्हीट, ये बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट रहा था जिसने इंडिया में काफ़ी
काफ़ी धूम मचाई। हम सभी ने ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा है। ग्रीन रेवोल्यूशन जैसे कहा जाता है हरित क्रांति, उसके जो फादर थे वो थे एम एस स्वामीनाथन। और एम एस स्वामीनाथन ने क्या किया था, जी ऑप्शंस देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सोनारा 64 जो है ऑलरेडी एक मैक्सिकन वैरायटी होती है, जो कि मैक्सिको से ली गई थी, गेहूं की एक वैरायटी है। इसको गामा रेज दी गई और गामा रेज देने के बाद में इससे शरबती सोनारा वैरायटी क्या की गई, डेवलप की गई। ठीक है, और यही बेसिकली क्या किया गया था ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर, जिसमें उपज जो है, यील्ड जो है बहुत ज़्यादा थी। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, इरेडिएशन ऑफ सोनारा 64 विथ गामा रेज। प्लांट्स कैन बी डिजीज रेजिस्टेंस, किसी भी बीमारी के लिए प्रतिरोधी हो सकते हैं प्लांट्स बाय ब्रीडिंग देयर वाइल्ड रिलेटिव्स। हमने अभी बात की थी कि चाहे डिजीज़ के लिए रेजिस्टेंट है, चाहे पेस्ट के लिए रेजिस्टेंट है, चाहे इंसेक्ट्स के लिए रेजिस्टेंट है। रेजिस्टेंट जो है वो वाइल्ड वैरायटी ज़्यादा होती है और जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं उनकी रेजिस्टेंस कैपेसिटी कम होती है। ठीक है, ये कॉमन सा फैक्टर है। तो ब्रीडिंग विद वेयर वाइल्ड रिलेटिव्स सही है, वाइल्ड रिलेटिव से ब्रीड करने के लिए रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। देखिए, हार्मोनल ट्रीटमेंट से रेजिस्टेंस नहीं बढ़ाया जा सकता, ना ही हीट ट्रीटमेंट से। एक ऑप्शन है, इसको ध्यान में रखेंगे, कोल्चिसिन ट्रीटमेंट। टर्म आ गया तो इसके बारे में यहाँ भी बात कर लेते हैं। कोल्चिकम ऑटोमनेल एक प्लांट है, उससे कोल्चिसिन निकलता है। कोल्चिसिन जो है ये बेसिकली क्या काम करता है, अगर किसी सेल को कोल्चिसिन दे दिया जाए तो ये उसका मेटाफेज अरेस्ट कर देता है। मेटाफेज अरेस्ट का मतलब मेटाफेज में ही सेल साइकिल रुक जाता है और फिर वापस से सेल साइकिल प्रोफेज से शुरू हो जाता है। और कोल्चिसिन ट्रीटमेंट किस लिए दिया जाता है, प्लांट्स के अंदर इसको जनरली यूज़ किया जाता है टिश्यू कल्चर में पॉलीप्लॉइडी बढ़ाने के लिए। ठीक है, कि अगर 2n है, 2n से फिर 4n हो जाएगा, 4n से 6n हो जाएगा, तो कोल्चिसिन ट्रीटमेंट दे करके क्या किया जाता है, पॉलीप्लॉइडी को बढ़ा दिया जाता है। हमने बात की थी हैप्लॉइड जो आपके प्लांट्स होते हैं उनकी, गुहा और माहेश्वरी ने बनाए थे। अगर कोई प्लांट है जिसके अंदर बहुत अच्छे कैरेक्टर्स हैं तो उसका हैप्लॉइड प्लांट बनाया जाता है। उस हैप्लॉइड प्लांट को बाद में कोल्चिसिन से ट्रीट करके उसके होमोजाइगस वैरायटी यानी कि सेम जीनोम को डबल कर लिया जाता है कोल्चिसिन ट्रीटमेंट के थ्रू। तो इस तरीके से इनको काम में लिया जा सकता है। और 255 का करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रीडिंग विद देयर वाइल्ड रिलेटिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू जेनेटिक डाइवर्सिटी इन एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। ठीक है, जो हम क्रॉप्स उगा रहे हैं, कृषि फसलें, उनमें उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है उसको सबसे बड़ा थ्रेट क्या है, एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स। इट इज़ नॉट अ थ्रेट, इससे जेनेटिक वेरिएशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिक्स्ड क्रॉपिंग से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज़। ठीक है, हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऐसी वेराइटीज़ जो कि बहुत ज़्यादा क्या दे रही हैं, उपज दे रही हैं, उपज पैदावार कर रही हैं। एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र से भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मिक्स्ड क्रॉपिंग जो है उससे जेनेटिक वेरिएशन बढ़ेगी, जेनेटिक वेरिएशन कम नहीं होगी। ठीक है, जो हाई यील्डिंग वेराइटीज़ होती है, अगर बहुत ज़्यादा यूज़ इनका किया जाएगा हाई यील्डिंग वेराइटीज़ का, तो क्या जेनेटिक, सबसे पहली बात अपन ये करते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी है क्या। डाइवर्सिटी का मतलब कि नंबर ऑफ जीन्स और टाइप ऑफ जीन्स जो होते हैं। ठीक है, डाइवर्सिटी इन नंबर ऑफ जीन एंड टाइप ऑफ जीन, अलग अलग वेरिएशन। क्योंकि और जेनेटिक डाइवर्सिटी ज़रूरी क्यों है, इसे कहा जाता है हिंदी में जैविक विविधता या आनुवंशिक विविधता। क्योंकि किसी एक पॉपुलेशन के अंदर, किसी स्पीशीज़ की पॉपुलेशन में जितनी ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी, उस स्पीशीज़ के सर्वाइव करने की टेंडेंसी या उस स्पीशीज़ के सर्वाइव करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो उतनी ही क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसीलिए जेनेटिक डाइवर्सिटी ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी स्पीशीज़ तभी सर्वाइव कर पाती है। लेकिन अगर हम सिर्फ जो क्रॉप प्लांट्स में हाई यील्ड देने वाली ही उगाते रहेंगे तो क्या होगा, क्योंकि जितनी भी ज़्यादा उपज देने वाली हाई यील्ड देने वाली क्रॉप्स हैं वो सभी का जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक जो जीनोम का सीक्वेंस है वो आपका एक जैसा रहेगा। ठीक है, तो वो एक जैसा रहने के कारण इसमें एक जैसे जीन्स उनके ऊपर प्रेजेंट हो गए, तभी तो वो एक जैसी रिक्वायरमेंट्स दे रही हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, उनकी जेनेटिक वेरिएशन में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। और
विविधता में कमी होगी तो आपके जेनेटिक डाइवर्सिटी में भी क्या होगी, आपकी बेसिकली कमी। तो 256 का करेक्ट ऑप्शन जो है वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्लांट डिजीज। प्लांट डिजीज का क्या क्या परिणाम हो सकता है, रिड्यूस यील्ड एंड लोअर क्वालिटी ऑफ उपज, लोअर क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस, सही है, ठीक है, क्वालिटी कम हो जाएगी और उपज भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं, रिड्यूस यील्ड, लोअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऑब्वियसली ये भी अब सही है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें ऊपर के दो तो हैं साथ में प्लस पॉइजनस प्रोड्यूस, तीनों ऑप्शन सही है। नीचे वाला फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें चारों को ही इंक्लूड किया गया है, जिसमें यील्ड भी कम हो जाएगी, क्वालिटी भी कम हो जाएगी, इंक्रीज्ड कॉस्ट प्रोडक्शन एंड पॉइजनस प्रोड्यूस। हो सकता है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कैसा हो जाए, पॉइजनस हो जाए। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। द न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, जो कन्वेंशनल ब्रीडिंग होती है, पारंपरिक हाइब्रिडाइजेशन या पारंपरिक संकरण या उसका जो पारंपरिक ब्रीडिंग का तरीका होता है, कन्वेंशनल हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस हम पहले भी इसी वीडियो में बात कर चुके हैं। उसमें हम करते क्या हैं कि दो मेल और फीमेल को चूज़ किया जाता है, चाहे हम प्लांट्स की बात करें चाहे हम एनिमल्स की बात करें। बेटर क्वालिटी का मेल स्पर्म्स वाले एनिमल्स को लिया जाता है और बेटर क्वालिटी के फीमेल को लिया जाता है। इसी तरीके से प्लांट्स में भी किया जाता है, ठीक है, मेल और फीमेल को चूज़ किया जाता है, उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवाएगा, क्रॉस ब्रीडिंग, इमेस्कुलेशन, वीपुंसन वगैरह सब करवा के, और उससे जो भी बीज बनेंगे उनको ग्रो करवाया जाता है। उन सीड्स में से जो भी, मान लो अगर 100 सीड्स आपने ग्रो करवाया, 50 ग्रो करवाए, तो उनमें से जो भी बेटर क्वालिटी के प्लांट्स हैं उनको फिर से सेलेक्ट किया जाएगा, क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जाएगी, फिर से सीड्स को ग्रो करवाया जाएगा, फिर से सिलेक्शन, क्रॉस ब्रीडिंग या हाइब्रिडाइजेशन एंड ग्रो। इस तरीके से कुछ जनरेशन तक कंटिन्यूएशन में क्या होता है, सिलेक्शन हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, एंड एट लास्ट हमें एक बेटर क्वालिटी या अच्छी वैरायटी जो होती है वो मिल जाती है, जिसमें सारे मोस्ट ऑफ कैरेक्टर्स वो होते हैं जो हमें चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेराइटी ऑफ ब्रेसिका रेजिस्टेंट टू वाइट रस्ट, ठीक है, डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ब्रेसिका की कौन सी वैरायटी है जो कि रेजिस्टेंट है वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। क्रूसीफर्स का सफ़ेद रस्ट को कहते हैं किट रोग। यहाँ पे हिंदी में जंग दे रखा है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको ध्यान रखेंगे, जंग नहीं होगा, यहाँ पे होगा किट रोग, ठीक है। हम ऑप्शंस को देख लेते हैं। हिमगिरी जो है, सबसे पहली बात तो ये ब्रेसिका की वैरायटी नहीं है, हिमगिरी आपके गेहूं की वैरायटी है, और ये लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट, ठीक है, पत्ती किट जो होती है उसका, उस रोग के लिए क्या होती है, उस डिजीज़ के लिए क्या होती है, ये रेजिस्टेंट होती है। नेक्स्ट इज पूसा कोमल। पूसा कोमल जो है ये वैरायटी है काउपी की, इसको हिंदी में कहते हैं लोबिया, और ये जो होती है ये वैरायटी होती है बैक्टीरियल ब्लाइट डिजीज़ के लिए, ये रेजिस्टेंट वैरायटी है। पूसा स्वर्मिनिम या करण राय जो है ये ब्रेसिका की वैरायटी है, और ये हमारे वाइट रस्ट ऑफ डिजीज़ क्रूसीफर्स जो होते हैं उसके लिए क्या होती है, रेजिस्टेंट होती है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। पूसा सदाबहार जो है ये वैरायटी है चिली की, मिर्ची की वैरायटी है, और ये चिली मोज़ेक वायरस और टोबैको मोज़ेक वायरस भी इसके अंदर उसके लिए भी क्या होती है, रेजिस्टेंट होती है। तो चारों हमें ध्यान रखने हैं, और चारों का जो जिस डिजीज़ के लिए रेजिस्टेंट है वो भी ध्यान रखनी है। 259 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू इंड्यूस म्यूटाजेनेसिस। म्यूटाजेनेसिस वो होते हैं जो कि म्यूटेशन को इंड्यूस करते हैं। ऐसे फैक्टर्स, चाहे वो बायोटिक हो चाहे वो एबायोटिक हो, ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, ऐसे फैक्टर्स विच आर एबल टू इंड्यूस म्यूटेशन, जो म्यूटेशन इंड्यूस कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं म्यूटाजेनेसिस या म्यूटाजेंस। प्रोसेस को कहते हैं म्यूटाजेनेसिस और उन फैक्टर्स को कहा जाता है म्यूटाजेंस। तो जनरली प्लांट्स के अंदर जो म्यूटेशन है, एक्सरेज, यूवी, गामा रेज और अल्फा पार्टिकल, इसमें से कोबाल्ट 60 को काम में लेते हुए गामा रेज दी जाती है, और इससे क्या किया जाता है, म्यूटेशन को इंड्यूस करवाया जाता है। इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम हैप्लॉइड्स आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस।
हैप्लॉइड काफ़ी इंपॉर्टेंट रखे गए हैं, ठीक है, क्रॉप इम्प्रूवमेंट फसल सुधार कार्यक्रम के अंदर, बिकॉज दे आर यूजफुल इन स्टडीज ऑफ मियोसिस। नहीं, मियोसिस की स्टडीज़ के लिए हैप्लॉइड आर यूजफुल नहीं होते, क्योंकि हैप्लॉइड प्लांट्स में मियोसिस होता ही नहीं है, ठीक है। रिक्वायर ओनली अबाउट हाफ द अमाउंट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एज कम्पेयर टू डिप्लॉइड, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। गिव्स होमोजाइगस लाइन्स फॉलोइंग डिप्लॉइडाइजेशन, ये चीज़ एकदम सही है कि अगर आपके पास में एक हैप्लॉइड प्लांट है जिसके सभी कैरेक्टर्स आपके डिज़ायर्ड हैं, वो उसमें वो सारे कैरेक्टर हैं जो वांछित गुण हैं, तो उस हैप्लॉइड प्लांट को कोल्चिसिन ट्रीटमेंट दे करके, कोल्चिसिन ट्रीटमेंट प्लांट को डायरेक्ट नहीं दिया जाता, उसके कैलस को दिया जाता है, यानी कि टिश्यू कल्चर से उस प्लांट को ग्रो करवा के उसके अंदर कोल्चिसिन ट्रीटमेंट दे करके उसको क्या किया जा सकता है, डिप्लॉइड किया जा सकता है, ठीक है। और डिप्लॉइड करने के ऊपर हमें होमोजाइगस प्लांट मिल जाएगा जिसमें सारे के सारे कैरेक्टर्स कैसे होंगे, डिजायर्ड होंगे। ग्रोज बेटर अंडर एडवर्स कंडीशन, नहीं, हैप्लॉइड प्लांट को ग्रो करने के लिए और ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, वो एडवर्स कंडीशन में ग्रो नहीं कर पाते। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। द रीजन फॉर वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूसिंग क्रॉप प्लांट्स फॉर मेंटेनिंग हाइब्रिड विगर इज दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बच्चों हमें पता होना चाहिए हाइब्रिड विगर क्या होता है। हाइब्रिड विगर, या इसके लिए एक और टर्म काम में ली जाती है, इसको कहते हैं हेट्रोसिस। हाइब्रिड विगर या हेट्रोसिस होता क्या है, जब भी हम हाइब्रिडाइजेशन या संकरण करवा रहे हैं तो अलग अलग हम अच्छी क्वालिटी के मेल और फीमेल को जब हाइब्रिडाइज करवाते हैं तो उनसे जो बनने वाली प्रोजेनी या नेक्स्ट जनरेशन संतति है, उसके कैरेक्टर्स अपने पेरेंट के कैरेक्टर से ज़्यादा अच्छे होते हैं। यानी कि अगर कोई प्लांट का हमने करवाया तो जो हाइब्रिड प्लांट होगा उसकी वायबिलिटी ज़्यादा होगी, उसकी रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा होगी, उसके फ्रूट्स की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। तो इस प्रोसेस को या इस फिनोमिनन को क्या कहा जाता है, हाइब्रिड विगर। हिंदी में इसे कहा जाता है संकर, ओज या हेट्रोसिस, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अगर वेजिटेटिव रिप्रोड्यूसिंग क्रॉप्स जो होती हैं उनमें अगर हाइब्रिड विगर आ जाता है या हाइब्रिड विगर हमें मिल जाता है तो उसको मेंटेन करना ज़्यादा आसान है इन दोज क्रॉप्स जो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर रही है। क्यों? दे कैन बी ईजिली प्रोपेगेटेड, ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को ईजिली प्रोपेगेट किया जा सकता है, सही है। दे हैव अ लॉन्गर लाइफ स्पान, नहीं, लाइफ स्पान का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। दे आर मोर रेजिस्टेंस टू डिजीज, इसका भी कायिक जन्म से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। वंस अ डिज़ायर हाइब्रिड प्रोड्यूस नो चांस ऑफ लूजिंग इट, ये ऑप्शन सही है कि अगर आपको एक हाइब्रिड विगर मिल गया है जिसमें कि जो आपको वांछित लक्षण था, जो आपका डिजायर्ड कैरेक्टर था वो मिल गया है, तो वेजिटेटिवली रिप्रोडक्शन करने वाले प्लांट्स के अंदर उसके लूज होने के चांसेस नहीं होते, क्योंकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स नहीं होते हैं और जेनेटिक वेरिएशन नहीं होती, रिकॉम्बिनेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं होता, ठीक है। क्योंकि वो प्लांट कायिक रूप से जनन कर रहा है, वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो वो उसी को आगे क्या करता रहेगा, ट्रांसफ़र करता रहेगा। इसीलिए ऐसे प्लांट्स के अंदर हाइब्रिड विगर को बनाए रखना, उसको मेंटेन करना ज़्यादा क्या होता है, ईजी होता है। 262 का करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी। मेज वेराइटी शोज रेजिस्टेंट टुवर्ड मेज स्टेम बोरर्स, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन्स उठाई हुई है ये कि जो मेज स्टेम बोरर्स होते हैं ये कुछ पेस्ट होते हैं जो कि मक्का के तने के अंदर क्या कर देते हैं, छेद कर देते हैं, उनको उनमें होल्स कर देते हैं, उनको कहा जाता है स्टेम बोरर्स। इनके लिए अगेंस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी बनाई गई है। उस वैरायटी के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं उसमें देखिए, हाई एस्पार्टिक एसिड कंटेंट, उस मक्का के अंदर एस्पार्टिक एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है रेजिस्टेंस वैरायटी में। लो नाइट्रोजन एंड शुगर कंटेंट, ये दोनों कैरेक्टर्स मक्का की वैरायटी के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, हाई एस्पार्टिक एसिड कंटेंट एंड लो नाइट्रोजन एंड शुगर कंटेंट। द वे इन विच बायोटेक्नोलॉजी कॉन्ट्रीब्यूटेड टू सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज, ठीक है। बायोटेक ने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, पहले तो हम बात कर लेते हैं क्या है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब क्या है, कि हम इस तरीके से खेती कर रहे हैं कि जो हमारी प्रेजेंट नीड है वो तो पूरी हो ही जाए, कि जो भी हमारी अभी पॉपुलेशन है उसको जितनी भी ज़रूरत है, जितना फूड प्रोडक्शन की ज़रूरत है वो फूड प्रोडक्शन तो कंप्लीट हो ही जाए,
प्लस फ्यूचर जनरेशन के लिए भी एग्रीकल्चर का पूरा पूरा स्कोप बचा रहे। ये ना हो कि हम तो अभी एग्रीकल्चर प्रॉपर कर रहे हैं लेकिन फ्यूचर जनरेशन के पास में खेती करने के लिए लैंड ही ना बचे, सारी की सारी ज़मीन तो हमने बंजर कर दी या सारी की सारी ज़मीन तो हमने पॉल्यूटेड करके छोड़ दी, तो फ्यूचर जनरेशन क्या करेगी। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब है अपनी ज़रूरतों को पूरा करना, अपनी नीड्स को पूरा करना, साथ में ये देखते हुए मतलब जितनी ज़रूरत हो सिर्फ उतना काम में लेना, ठीक है, ताकि आने वाली जनरेशन्स भी उसको क्या कर सके, काम में ले सके। इसके लिए बायोटेक ने क्या काम किया है, बायो फर्टिलाइजर्स, ऑप्शंस देख लेते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स का सीधा सा मतलब क्या है, जैसे कि आपके हो गया राइजोबियम हो गया, और पैडी फील्ड्स के अंदर नॉस्टॉक होता है, डायरेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फर्टिलाइजर के तौर पे काम में लेना, दोज आर नोन एज बायो फर्टिलाइजर्स। सिंगल सेल प्रोटीन्स, ठीक है, सिंगल सेल प्रोटीन्स क्या होते हैं कि अगर हमें करंटली जितनी पॉपुलेशन है उसमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिशन की कमी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, इसलिए कुछ ऐसे आइडियाज़ आए थे कि जैसे कि एक एल्गी होती है जिसे कहते हैं स्पाइरुलिना, ठीक है, स्पाइरुलिना एल्गी काफ़ी रिच होती है प्रोटीन के अंदर, तो स्पाइरुलिना के बिस्किट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, ठीक है, कई बार डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं स्पाइरुलिना के बिस्किट्स। तो ये हो गया कि सिंगल सेल प्रोटीन का मतलब क्या हो गया, एल्गल जो होते हैं उनसे ये प्रोटीन में भी रिच होते हैं और उसमें कई मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं स्पाइरुलिना के अंदर, तो स्पाइरुलिना को एज अ फूड प्रोडक्ट काम में लिया जाता है। इस तरीके के और भी कई एल्गीज हैं, इनको डायरेक्टली भी काम में लिया जा सकता है या फिर इनको प्रोसेस करके काम में लिया जा सकता है। तो सिंगल सेल प्रोटीन जो है वो बेसिकली बायोटेक का प्रोडक्शन है, इन एल्गी का कल्चर जो है वो लैब्स के अंदर किया जाता है। डिजीज़ एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंट वैरायटी, ठीक है, डायरेक्ट भी बना सकते हो और बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू भी बनाई जा सकती है। तो यहाँ इस हिसाब से देखेंगे तो सिंगल सेल प्रोटीन जो है वो एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। सोमा क्लोनल वेरिएशंस अपीयर इन, सोमा क्लोनल वेरिएशन वो होती है जो कि सोमैटिक सेल्स में होती है, ठीक है, नेचुरली या नेचर के अंदर सोमैटिक सेल में होने वाली वेरिएशन मायने नहीं रखती है क्योंकि वो उसी प्लांट में होकर के क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। लेकिन जनरली ये कहाँ देखने को मिलती है, ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड थ्रू सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन बनने वाले में देखने को मिल सकती है। ओके, प्लांट ग्रोइंग इन हाईली पॉल्यूटेड कंडीशन, ये गलत है। एपोमिक्टिक प्लांट्स में भी देखने को ये नहीं मिलती है। टिश्यू कल्चर रेस्ड प्लांट, ऑप्शन ये भी सही है। तो ए और डी दोनों सही हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि डी जो ऑप्शन है उसके अंदर ए ऑलरेडी इन्वॉल्व हो रहा है, क्योंकि सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन भी किसके थ्रू किया जाएगा, प्लांट टिश्यू कल्चर का ही पार्ट है, ठीक है। तो ज़्यादा वास्ट जो ऑप्शन है वो आपका कौन सा है, टिश्यू कल्चर रेस्ड प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जिनको टिश्यू कल्चर के थ्रू उगाया जाता है उनमें सोमैटिक सेल्स को ही ग्रो करवाते हैं, लीफ की सेल हो गई या शूट की टिप हो गई, उनको लेकर के ग्रो करवाया जाता है और कैलस बनवाया जाता है, ठीक है। तो उस कैलस में जो वेरिएशंस आ रही हैं या जो चेंजेस आ जाते हैं थोड़े बहुत, उनको क्या कहा जाता है, सोमा क्लोनल वेरिएशन। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहली बात कर लेते हैं हम, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन वो था जब एक के मेल को दूसरे की फीमेल के साथ में हम अपनी चॉइस का मेल अपनी चॉइस का फीमेल प्लांट लेते हैं और उनको फ्यूज़न करवा देते हैं। लेकिन सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न नहीं करवा के सोमैटिक सेल्स का फ्यूजन करवाना, ठीक है, सोमैटिक सेल्स को आपस में जोड़ना। इसमें बेसिकली किया क्या जाता है, प्लांट सेल्स को लेते हैं, प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है उसको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। सेल वॉल को रिमूव करने के लिए एंजाइम काम में लेते हैं पैक्टिनेज और सेलुलेज, ठीक है। सेल वॉल लेस प्लांट सेल आर नोन एज प्रोटोप्लास्ट। ऐसी प्लांट सेल जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है उनको कहा जाता है प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट बनाए जाते हैं। इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड्स आर प्रोड्यूस्ड, यस, दो अलग अलग स्पीशीज़ को भी जोड़ा जा सकता है। बेसिकली सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इसको कहा जाता है कायिक संकरण। कायिक संकरण या सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो जो प्लांट्स नेचुरली हाइब्रिडाइजेशन, जिनका हम कन्वेंशनल हाइब्रिडाइजेशन नहीं करवा सकते, उनको ही इसमें काम में लिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद में इन दो प्रोटोप्लास्ट को आपस में क्या करवा दिया जाता है, फ्यूज़न करवा दिया जाता है, और जिससे आपको एक सेल मिलेगी, उस सेल को वापस से ग्रो करवाते हैं
और ग्रो करवा के अगर पूरा प्लांट बना लेते हो आप, तो वो आपका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। ठीक है, इनके फ्यूज़न के लिए जो एजेंट्स होते हैं उन एजेंट्स को कहा जाता है फ्यूजोजन, यानी कि ऐसे केमिकल जो फ्यूज़न को इंड्यूस करवाते हैं उनको कहा जाता है फ्यूजोजन। और पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल, या ये जो है हमारा पीईजी, पीईजी की फुल फॉर्म भी ध्यान रखनी है। पीईजी इज़ बेसिकली पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल, एक बहुत ही कॉमन काम में लिया जाने वाला फ्यूजोजन है। तो ऑप्शन ए सही है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन के लिए, बी सही है, डी भी सही है। लेकिन यूज्ड प्रोटोप्लास्ट आर नॉट आइडेंटिकल। यूज्ड प्रोटोप्लास्ट कौन से होते हैं? इंटरस्पेसिफिक, अलग अलग स्पीशीज़ के हो सकते हैं, अलग अलग वेराइटीज़ के हो सकते हैं, तो वो एक जैसे नहीं होते। ऑप्शन 256 का आंसर नंबर सी जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन। Which of the following pairs, okay, it was 266. Next question, which of the following pairs of hormones are required for a callus to differentiate? सबसे पहले बात हम कर लेते हैं कैलस किसे कहते हैं हम। कैलस के लिए एक डेफिनेशन याद रखेंगे, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल या अनडिफरेंशिएटेड ग्रुप ऑफ सेल। हिंदी में इसे पढ़ा जाएगा अविभेदित कोशिकाओं का समूह। ऐसी सेल्स जिनमें डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, यानी कि जिनका वर्क वो है वो अभी तक डिसाइडेड नहीं है। जब कैलस में डिफरेंशिएशन करवाना होता है तब हम काम में लेते हैं जनरली, ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। ठीक है, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन को काम में लिया जाता है डिफरेंशिएशन करवाने के लिए। प्लांट्स में कैलस को डिफरेंशिएट करवा के शूट और रूट बनवाए जा सकते हैं। तो शूट इनिशिएशन करवाने के लिए हाई तो रखते हैं साइटोकाइनिन और ऑक्सिन को रखा जाता है लो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, तब आपका क्या इनिशिएट होता है? शूट, यानी कि पहले शूट फॉर्मेशन होगा। अगर रूट इनिशिएशन करवाना है तो ऑक्सिन को हाई रखते हैं, साइटोकाइनिन की क्वांटिटी लो रखते हैं, तो क्या हो जाएगा? रूट इनिशिएशन। इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन को बैलेंस करके चलना होता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा होएगा? ऑप्शन नंबर ए। A plant cell has potential to develop into full plant। ठीक है, एक प्लांट सेल जो होती है उसके अंदर पूरे प्लांट में डेवलप होने की कैपेसिटी होती है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज टिश्यू कल्चर, टोटीपोटेंसी, प्लूरीपोटेंसी एंड जीन क्लोनिंग। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी कहलाती है टोटीपोटेंसी। और सबसे पहले टोटीपोटेंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था हैबरलैंड ने। साइंटिस्ट का नाम भी ध्यान रख सकते हैं हम लोग कि टोटीपोटेंसी का जो कॉन्सेप्ट है इट वाज गिवन बाय हैबरलैंड। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन ए दे रखा है ये गलत है, ऑप्शन बी सही होगा। द टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग लार्ज नंबर ऑफ प्लांटलेट्स बाय टिश्यू कल्चर मेथड। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जो प्लांट टिश्यू कल्चर होता है, यानी कि एक कैलस से हम बहुत सारे इवन थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स, हज़ारों की संख्या में प्लांट्स को ग्रो करवा सकते हैं एक सिंगल लीफ को टिश्यू कल्चर के द्वारा। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को कहा जाता है माइक्रो प्रोपेगेशन, या फिर इसको हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन या सूक्ष्म विवर्धन विधि। ठीक है, ये तीनों ऑप्शंस आपके गलत हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है माइक्रो प्रोपेगेशन। ऑर्किड्स हो गए या जितने ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, सजावटी पादप, उनको जनरली माइक्रो प्रोपेगेशन से प्रिपेयर किया जाता है। एक्सप्लांट इज रिक्वायर्ड टू बी डिसइंफेक्टेड बिफोर प्लेसिंग इन कल्चर। एक्सप्लांट किसे कहते हैं? टिश्यू कल्चर करवाने के लिए हम मेन प्लांट का जो भी पार्ट काम में ले रहे हैं, चाहे वो शूट की टिप हो चाहे वो लीफ हो, उसे कहा जाता है एक्सप्लांट। ठीक है, और एक्सप्लांट को डिसइंफेक्ट यानी कि निर्जमीकृत या कीटाणु रहित कैसे किया जाता है? तो ऑटोक्लेव प्रेशर कुकर के फंक्शन पे काम करता है। जैसे प्रेशर कुकर में बहुत ज़्यादा स्टीम बन जाती है, उस तरीके से ऑटोक्लेव में भी वाटर स्टीम के द्वारा क्या होता है? डिसइंफेक्ट किया जाता है। अगर ऑटोक्लेव से करेंगे तो एक्सप्लांट खत्म हो जाएगा, लिविंग टिश्यू है वो डेड हो जाएंगे। यूवी रेज, आप लिविंग टिश्यू को डायरेक्ट यूवी रेज नहीं दे सकते। क्लोरेक्स या हाइपोक्लोराइड का 1 से 2% का सॉल्यूशन काम में लिया जाता है। एक्सरेज से भी आप लिविंग टिश्यू को ट्रीट नहीं कर सकते हो। तो एक्सप्लांट को डिसइंफेक्ट करने के लिए केमिकली काम में लिया जाता है क्लोरेक्स, हाइपोक्लोराइड, या इसके लिए मर्क्यूरी क्लोराइड का सॉल्यूशन भी काम में लिया जा सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।